तो देखिए बच्चों, आज हम तुम्हें कक्षा 7 की इकाई 2, ठीक, तो सभी बच्चे तैयार हैं? आज हम विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। विषय है हमारा विज्ञान, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के लिए चलती है हमारी किताब, जिसे हम विज्ञान भारती कहते हैं। आज इस विज्ञान भारती में इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक इसका अध्ययन करेंगे। आज हम इस इकाई के अंतर्गत यह जानेंगे कि जो बहुत महंगे और अच्छे और जो बहुत कीमती कपड़े पहनते हैं, हमें यह देखना है कि वो कीमती कपड़े जो हैं वो हमारे पास किस प्रकार से बन करके तैयार हो करके आते हैं। क्या वो कपड़े किसी पौधे से मिलते हैं? क्या वो कपड़े हमें जो बन करके आते हैं, क्या कि वो किसी जंतु से मिलते हैं? आज हम इस चीज़ को विस्तृत रूप से अपने इसी अध्याय में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपने अपनी किताबों को खोल लें और जो ये वाला चैप्टर है उस चैप्टर को जोड़ा थोड़ा गौर से देखते जाएं और जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को थोड़ा समझते जाएं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। अब हम वस्त्रों के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे आखिर में कि बहुत पहले प्रारंभ में जब आदि मानव था, ऐसा आदि मानव जो जंगलों में रहता था, तो जो जंगलों में आदि मानव रहता था, बहुत पहले की बात करें हम, आपसे करीब 25-30 हज़ार साल पहले की बात कर रहे हैं, जब उस वक्त आदमी के पास, उस मानव के पास पहनने के लिए न तो कपड़े थे, नहीं उस मानव के पास खाने के लिए कोई खाना था, नहीं उसके पास रहने के लिए कोई कपड़े थे। वो केवल जंगलों में रहता था। जब जंगलों में कोई रहता है तो धीमे धीमे उसका जो दिमाग होता है वो विकसित होने लगता है और उसके दिमाग में यह समझ आने लगती है कि वह कौन सा पेड़ है जिससे हमें फ़ायदा होता है, जो हमारे लिए एक लाभदायक है। अगर वो जंगल में रह रहा है, किसी पेड़ की पत्ती को खा रहा है, तो उसे लगता है कि इस पेड़ की पत्ती हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या इस पेड़ का फल हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या इस पेड़ की छाल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो जब वो प्रकृति के साथ रहता है तो धीमे धीमे करके उसको सारी समझ की विकसित होने लगती है। इसका मतलब ये कि वो दिमाग से यह सोचने लगता है कि यह पेड़ हमारे लिए लाभदायक है। जब यह पेड़ हमारे लिए लाभदायक है तो यह समझने लगता है कि इस पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगाएं, यानी कि इसको काटो मत, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर हम बर्बाद कर देंगे तो हो सकता है इस पेड़ से हमें खाने के लिए जो फल मिल रहे हैं वो हमें फल नहीं मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब वो जानवरों के भी साथ रहता है, उस जानवरों के इसी वातावरण में रहता है, तो धीमे धीमे वह यह भी जानता है कि वह कौन सा जानवर है, वह कौन सा जीव जंतु है जो हमारे लिए लाभदायक है। बैठेगा नहीं तू? जो हमारे लिए लाभदायक है। अब लाभदायक में बहुत से जीव ऐसे आ जाते हैं। अगर पहले की बात करें तो बैल की उसे समझ हो गई, तो इसलिए उसने बैल पालना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बैल उसके लिए मदद करता था, खेती में भी मदद करता है, किसी काम में मदद करता है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके साथ रहते रहते उस मानव को यह समझ विकसित हो जाती है। सभी बात, मेरे बच्चे सभी ध्यान से बात सुनते रहे, केवल बात मत करो, शांत बैठे रहो, बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस बात को बड़े ध्यान से सुनो। तो जब वो प्रकृति के साथ रहता है तो उसे धीमे धीमे करके इस बात की समझ हो जाती है कि यह जीव और यह जंतु हमारे लिए बहुत ही क्या है, लाभदायक। जब यह हमारे लिए लाभदायक है तो हमें इसे मारना नहीं चाहिए, हमें इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे और ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना चाहिए, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब वो ज़्यादा होंगे तो हमें उस चीज़ ज़्यादा मिलेगी। जैसे पपीता का पेड़ हुआ उससे फल मिलते हैं, आम का पेड़ हुआ उससे आम मिलते हैं, उसके अलावा अमरूद का पेड़ है उससे हमें अमरूद मिलते हैं। तो उसे काट देंगे तो हमें अमरूद नहीं मिलेगा।
तो हम इतनी बात को थोड़ा थोड़ा समझ गए। जब आदि मानव था तो उस आदि मानव को यह समझ विकसित हो गई थी कि वह कौन से जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके बाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जब आदि मानव जो है रहता है वहाँ पर, तो उसके किसी के बाल, जीव जो जंतु है उसके बाल उसे इतने अच्छे लगे बाल कि उस बालों को बहुत बड़े बड़े बाल मिलते थे। उस बालों से क्या करना, उसने किसी को बांधना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है बहुत सारी लकड़ियाँ ले ली, बांधना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी पत्तियाँ ले ली, पत्तियों को बांधना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल ले करके उसने बिछा लिया ज़मीन पर, उस पर लेट गया। तो उसे यह पता चल गया कि इस जानवर के जो बाल हैं ये तो इतने लाभदायक हैं कि जाड़े के मौसम में अगर हम इनके ऊपर सो जाएं या इन्हें अपने शरीर से लपेट लें तो ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। तो प्राचीन काल में वो धीमे धीमे सारी चीज़ों को जान गए। जब लंबे बाल हैं, किसी जानवर के मजबूत बाल हैं, तो उनसे वो बांध सकते हैं किसी चीज़ को। एक लोहे की या किसी धातु की ऐसी छड़ लेकर के उसके अंदर यहाँ पर हल्का सा छेद करके उसके अंदर डाल करके वो किसी भी चीज़ को ऐसे कर सिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले इस बात को जान चुके थे कि हम एक नॉर्मल सी सुई बना सकते हैं और किसी जानवर के जो मजबूत बाल होते हैं उसमें हम डाल करके किसी भी चीज़ को सिल सकते हैं। किसी जानवर की जो खाल पहले उतार लिया करते थे, उस जानवर की खाल को सिलने लगे, सिल करके अपने शरीर से लपेटने लगे। तो उस समय पे वो जान गए थे थोड़ा थोड़ा करके कि सुई, ऐसी सुई बनती है, इस प्रकार के बाल हमारे काम आते हैं। तो हम यही बात कह सकते हैं कि प्रारंभ में आदि मानव ने सुई की खोज कर ली थी। यानी कि जब वो प्रकृति के साथ रहता है तो धीमे धीमे वो सारी चीज़ों को सीख जाता है कि भैया ऐसे सुई बनती है, इसमें ऐसे करके अगर हम धागा डाल लें या किसी जानवर का धागा तो उसमें थे नहीं, तो बाल अगर डाल लें तो बाल को लेकर हम ऐसे करके आसानी से किसी चीज़ को सिल सकते हैं। उन्होंने देखा ये बहुत सारे बालों को अगर हम इकट्ठा कर लें और एक लपेट लें तो इससे हम एक मोटी सी रस्सी बना सकते हैं जो मजबूत हो सकती है। तो उन्होंने जानवरों के बालों या रेशों तथा कुछ पौधों की रेशेदार भागों से सूत बनाना भी सीख लिया था। वो उस समय पे कुछ ऐसे पेड़ थे, उन पेड़ों की छाल उन्होंने ले ली, पीटने लगे। उस पेड़ों की जो छाल होती है तो उसके तने की जो छाल होती है उसको पीटने के बाद उन्होंने छोटी छोटी उन्हें रस्सी बनाना स्टार्ट कर दी, उसकी छाल को किसी चीज़ से बांधना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा समय के साथ उनमें इस बात की बुद्धि और विकास होने लगा कि वह जानवर कौन सा है जो हमारे लिए काम का है, वह कौन सा जीव जंतु है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। ठीक, तो उन्होंने उस समय पे सारी चीज़ें धीमे धीमे सीखने लगे थे। वे सूत से कपड़ा बुनना भी सीख चुके थे। जब धीमे धीमे समय के साथ आगे बढ़ते गए तो उनकी समझ विकसित हो गई, तो वह किसी भी चीज़, बालों से भी थोड़ा थोड़ा सूत सा बनाने लगे धागा। कोई पेड़ ऐसा है, उस पेड़ से उसका जो तना होता है उस तने को पीट करके उससे छोटी छोटी रस्सी बनाने लगे, धागा बनाने लगे। उस धागे से और भी चीज़ों को सिलने लगे, खाट टाइप की चीज़ बनाने लगे सोने के लिए। तो धीमे धीमे उनका चीज़ क्या है, विकसित होने लगी। उन्होंने भेड़ों से तथा दूसरे जानवरों से जिनसे ऊन प्राप्त हो सकती थी, उन्होंने उस समय बहुत सारे ऐसे थे, भेड़ थी या जानवर थे, उन जानवर से उन्हें पता चलने लगा कि यह जानवर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, लाभदायक है। ये जानवर क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये जानवर हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उन्होंने क्या किया, उन जानवरों से वो चीज़ प्राप्त करने लगे, उन्हें पालना स्टार्ट कर दिया। उनसे वो पालना स्टार्ट करे, उनसे वो चीज़ प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया। वो समझ गए कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो उन्होंने सारी चीज़ से ये शुरू कर दी थी। ये तो थोड़ा हुआ इसके बारे में जानकारी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, ये हमारी किताब खोल लीजिए। सब आप किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, सभी बच्चे अब किताब को खोलेंगे, उस किताब को गौर से देखेंगे तो उसमें देखो 2.1 बिंदु लिखा है, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। ठीक, सुनिए बहनी, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। जो रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं वे ऐसे पेड़ हैं, अच्छे पेड़ हैं, इन पौधों से हमें कुछ रेशे मिलते हैं, तो हमें पेड़ से मिलने वाले रेशों को हम क्या कहेंगे, पादप रेशे। यानी कि पेड़ से
या पौधों से जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहेंगे क्या? पादप रेशे। उन्हें हम क्या कहेंगे? रेशे। तो देखो, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे को हम पादप रेशे कहते हैं या वो कहलाते हैं, एक ही बात है, ठीक है। जैसे कपास के पौधे, कपास का एक पेड़ है जो हमारे ही आसपास खूब पैदा की जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी पैदावार की जाती है। उसकी पैदावार क्यों की जाती है? क्योंकि उस कपास के पेड़ से हमें क्या मिलती है? रुई। उस कपास के पेड़ से हमें क्या मिलती है? रुई। तो मैं देखो अभी कपास का पेड़ तो मैं दिखाऊंगा, तो कपास के पौधे से क्या हमें रुई मिलेगी। उसके अलावा सन का एक पेड़ होता है, पटसन या सनई कहते हैं। तो सन के पौधों की जो तना होता है, जैसे ये सन का पेड़ है, जैसे ये है हमारा सन का पेड़, तो इसका ये देखो भाग कहलाता है क्या? तना। ये तना होता है ना, तो सन का जो पेड़ होता है उसका जो तना होता है, उस तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इससे क्या मिलते हैं हमें? जूट के रेशे। अभी देखो, अभी बताऊंगा मैं आपको जूट के रेशे, ठीक। जूट के रेशे प्राप्त किए नहीं। कपास के रेशों का उपयोग, जो कपास से हमें मिलने वाले रेशे थे, उसको देखो, एक तो कागज़ बना सकते हैं कपास के रेशों का, उससे हम सूती वस्त्र बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, पर्दे बना सकते हैं। तो सूती वस्त्र खूब पहनते भी अच्छे अच्छे। अब मार्केट में जाओगे तो ज़्यादातर गर्मी के मौसम में भी सूती के वस्त्र बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जब जाड़ों का मौसम आ जाता है तो उस वक्त भी सूती के कपड़े बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि जब जाड़े में पहनेंगे तो वो गर्म रहेगा हमारा शरीर, और गर्मियों पहनेंगे तो वो हमें ठंडक देते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है। जबकि जूट के रेशों से, अगर हम जूट के रेशों की बात है, उससे बोरा बनेगा, रस्सी बनेगी, आपकी दरी बनेगी, ये चीज़ बनाई जाती है। इसी प्रकार से ये तो देखो हुई हमारी पेड़ के ऊपर बात, ये वो कौन से पेड़ हैं अभी मैं दिखाऊंगा आपको वो, ठीक है। इसी पर जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों कहते हैं हम जंतु रेशे या जातव रेशे। जो जंतुओं से प्राप्त हो रहे उन्हें जंतु रेशे कहेंगे या जातव रेशे कहेंगे, ठीक। ऊन तथा रेशम, अगर हम ऊन की बात करते हैं, जो ऊन बहुत महंगी महंगी ऊन हम पहन लेके आते हैं, ऊन से स्वेटर बनते हैं, तो वो ऊन हमें कहाँ से मिलती है? वो एक जंतु से मिलती है, एक जानवर से प्राप्त होती है। तो जब जानवर से प्राप्त होती है तो उसे कहेंगे जंतु रेशे। उसी प्रकार से अगर हम रेशम की बात करते हैं, तो रेशम क्या होता है? एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं रेशम कीट। तो जो आपने शहतूत का पेड़ देखा है, उस शहतूत के पेड़ पर जो पत्ती होती है, उस पत्ती के नीचे वो रहता है। तो वो भी अगर रेशम की बात करें तो रेशम क्या है? वो भी एक हमें छोटे से जंतु से मिल रहा है, तो इसीलिए उसे भी जंतु रेशा कहेंगे, ठीक है। ऊन की बात करते हो, वो भेड़ के रेशों से मिलेगी, उसके रेशे भेड़ से मिलेंगे, याक के शरीर के बालों से मिलेंगे, ठीक। लेकिन रेशम हमें प्राप्त होता है, जो रेशम का कीट होता है उसके कोकुन से प्राप्त होता है। अब आइए हम थोड़ा आगे आपको दिखाते हैं, ठीक। थोड़ा अब हम आगे दिखाते हैं। तो ये तो देखो वो बात है जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, उसके बारे में सभी बच्चे शांत हो जाएं, केवल शांत बैठे रहें। सबसे पहले तो मुझे ये बात पता करनी है कि आखिर में रेशा क्या है। बार बार हम रेशे का प्रयोग कर रहे हैं, ये रेशा है, ये बुरा, थोड़ा रेशा के बारे में समझते हो, रेशा कहते किसे हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना है यहाँ पर कि रेशा क्या है। रेशा किस चीज़ को कहते हैं? वो रेशा हमारे पास भी तो है, हमारा शरीर में बहुत सारे रेशे मिलते हैं। तो रेशे की अगर हम बात करते हैं तो किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के पतले तंतु को रेशा कहते हैं। अब देखिए, इस लाइन को थोड़ा और समझते अच्छी तरह से। कोई एक कृत्रिम का भी तो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, और एक आपको प्राकृतिक का बताऊँगा एग्जाम्पल, ठीक। तो कृत्रिम के लिए सबसे पहले यहाँ पर सभी बच्चों ने प्लास्टिक की रस्सी देखी है सभी ने। तो ये मान लीजिए ये है मेरे पास प्लास्टिक की एक रस्सी, ठीक। अगर हम उस, शांत हो जाओ सभी बच्चे, अगर हम उस प्लास्टिक की रस्सी को जरा गौर से खोलें और खोल करके देखें तो उसमें तुम्हें बहुत सारे रेशे दिखाई देंगे, जो बाल से होते हैं ना, तो बहुत पतले होते हैं नहीं, तो उन्हीं पतले रेशों को ही हम तंतु भी कह देते हैं। तो
यहाँ पर अब देखिए ये बहुत सारे इसके अंदर रेशे, इसमें से किसी एक रेशे को आप निकाल लो, तो यही बहुत पतला रेशा है, इन सारे रेशों से मिलकर के एक रस्सी बनी है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, रेशा या तंतु या धागा, भाई कुछ भी कह सकते हैं। अगर हमारे शरीर में बात आ जाए तो ये बाल भी हमारा क्या है, बाल एक तंतु तो है, एक रेशा तो है। अगर बालों को आप लेकर चोटी बना लो तो इकट्ठे हो जाते, रस्सी से बन जाती है। ये तो वही देखो कृत्रिम। अगर हम प्राकृतिक की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक में भी बहुत सारे, अगर पेड़ की बात करो, किसी भी आप एक पेड़ को ले लो और उस पेड़ का जो देखिए ऐसे जो ये है हमारा पेड़, ठीक है, शांत रहो। इस पेड़ के तने को अगर ऐसे पीट दो, बहुत पीट के ऐसे देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तुम्हें तंतु मिल जाएंगे, तो ये भी रेशा मिल जाएंगे, ठीक, तो ये भी रेशे मिल जाएंगे हम, ठीक। तो इसका मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं किसी या तो प्राकृतिक हो सकती है चीज़ या कृत्रिम पदार्थों के बहुत पतले तंतु होंगे। तंतु का मतलब धागे, तंतु का मतलब क्या है, धागे या रेशे, उन्हीं को हम रेशा कहते हैं, फाइबर, ठीक। अब हम दूसरी बात को थोड़ा यहाँ से गौर से ये समझते हैं कि जो पौधों से प्राप्त होने वाले धागे होते हैं, तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पादप रेशे। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो देखिए पादप रेशे हम उन्हें कहते हैं, यानी पौधे से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे कहते हैं। अगर तुमसे कोई यह बात पूछता है बच्चों से कि पादप रेशे किसे कहते हैं, तो झट से इसका सवाल का जवाब दे देना, वे रेशे जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम पादप रेशे कहते हैं। अब कौन सा वो रेशा है, जैसे कपास, ये कपास का पेड़ है, दूसरी तरफ देखो लिखा हुआ जंतु रेशे, वे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो देखो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को हम जंतु रेशे या जातव रेशे कहते हैं। यही बात हमारी बात किताब के अंदर लिखी हुई है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से उस किताब को समझा रहा हूँ, जो बात हमारी SCERT की बुक्स ने लिखी है, मैं उसको अच्छी तरह से तुम्हें समझा रहा हूँ। अब पादप रेशे की अगर हम बात करते हैं, सभी बच्चे मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने, पादप रेशे की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा कपास का पेड़। सबको दिख रहा है कि नहीं कपास का पेड़? तो पहली बात तो ये क्या है, एक पेड़ है। जब यह पेड़ बड़ा हो जाता है तो इसके ऊपर जो पुष्प लगता है, तो वहीं पर जब वो पक जाएगा तो वहाँ पर हमें यह रुई मिलती है। जब पकने के बाद उससे हमसे क्या मिलेगी, हमें वहाँ से रुई। तो यह बात तो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से आ गई कि कपास का क्या है, एक पेड़ है और उस पेड़ से हमें क्या मिलती है, रुई। तो रुई हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा काम की है। उसके अलावा उससे हमें छोटे छोटे बिनौले मिलते हैं, बिनौले जानवर भी खा लेते हैं। जब जानवर बिनौले खाएंगे तो उससे दूध अधिक देंगे। लेकिन बात हम यहाँ पर रुई की कर रहे हैं, तो रुई, पहली बात, जितने भी गद्दे होते हैं सभी में रुई भरी जाती है। जितनी भी रजाई होंगी सब के अंदर रुई भरी जाएगी, तकिए के अंदर रुई भरी जाती है। अब उस रुई को ही बहुत पतले पतले धागे बना लिए थे। अब इस रुई का हम सबसे पहले देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम। अब रुई तो तुम्हें मालूम, रुई हमें कहाँ से मिली, कपास के पेड़ से मिली कि नहीं? सभी बच्चे बताओ, इसे बंद नहीं करेगी तो पलटना पेज। जैसे बता रहा हूँ उस बात को नहीं सुन रही। कपास के पेड़ से हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर रुई मिली है। सही बच्चों समझ में आएगी। अब रुई क्या है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा क्या है ये, उपयोगी, यानी हमारे लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी, लाभदायक है। इसलिए ऐसे पेड़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाइए जिनसे हमें रुई मिलेगी। रुई को बाजार में बेचेंगे, हमें पैसा मिलेगा। रुई से क्या बनना है, ये सभी बच्चे क्या बनना है, ये सूती वस्त्र बनना है। तो जितने भी अच्छे अच्छे महंगे महंगे सूती कपड़े आप लेकर आते हैं बाजार से, यहाँ से गए दुकान पर अपनी मम्मी पापा के पास, क्या हमें तो बाज़ार से अच्छे सूती कपड़े चाहिए, तो बाज़ार में जाते हैं
तो वहाँ से सूती कपड़े पहनते, तो सूती कपड़े हमारे कैसे बने? इस रुई के द्वारा यहाँ से बने। बढ़िया बढ़िया पर्दे, अब देखते हैं घर में पर्दे लग रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, और भी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये देखिए क्या बढ़िया बढ़िया कपड़े बन रहे हैं। ये क्या है तुम्हारा? सूती पर्दे हैं कि नहीं? तो उसका मतलब रुई का देखो प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? सूती वस्त्र खूब फैक्ट्रियों बन रही है, सूती वस्त्र फैक्ट्रियों में चले जाओ, बहुत सारे मात्रा में बन रहे हैं, पर्दे बन रहे बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर। उसके अलावा हम पढ़ने के लिए दफ्ती को यूज़ करते हैं, तो कागज़ भी बन रहा है इससे। तो इसका मतलब यह है कि ये पेड़ हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक, तो ये इसके अलावा देखिए अब, और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके अलावा देखिए अगला देखते हैं हम, एक और एग्जाम्पल देखिए हमारा दे रखा है। हमारी ये एग्जाम्पल हमारा किताब के अंदर दिया गया। ठीक, तो एक और देखो पादप रेशे की, हम दूसरे की बात करते हैं पादप रेशे की, तो जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम है सन। कहते नहीं है, सन की दरी भी बनती है, सन की बोरी भी बनती है, सन की रस्सी भी आती है, सूतली भी आती है। जितने भी बोरे होंगे उनको सिलने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको सूतली मिलेगी, रस्सी मिलेगी, बहुत मोटे मोटे रस्से मिलेंगे। तो उस सन जो है उसे हम सनई बोलते हैं। उसका दूसरा नाम पटसन भी है। तुम पहले उसकी देखते हैं, ये देखिए ये उसकी फसल खड़ी हुई है। जो पटसन के पौधे होते हैं ये उसकी फसल खड़ी हुई है। इसका एग्जाम्पल हमारी किताब के अंदर दे रखा है, SCERT, जो हमारी सरकारी किताब है। ठीक, वही चल रही है। ठीक, केवल इतना कि इसे मैं तुम्हारे पढ़ाने के लिए अच्छी तरह से बना करके लाया हूँ। ठीक, इसे सारे के सारे बच्चे की किताब खुली होनी चाहिए। ठीक, तो ये देखिए सन की खेती हो रही है, फसल। ठीक, अब इससे के अगर हम इस पेड़, ये हमारा ये कि पेड़ है, सन का पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक, खूब गौर से देख लेना। ठीक, ये है हमारा सन का पेड़, ये सन का पेड़ खड़ा हुआ है। तो इस पेड़ का देखिए ये है तना, ये क्या है? तना। तो इस तने से हमें क्या मिलता है? इस तने से हमें क्या मिलता है? ये रेशे मिल रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे रेशे मिले, पीट पीट करके देखो, उनसे देखो मिल रहे हैं। ये देखो रेशे दिख रहे हैं तुम्हें, पतले पतले बहुत ज़्यादा, सभी बच्चों को दिख रहे हैं? देखिए, ये देखिए। ठीक, देखिए ये देखिए इस प्रकार के, ये देखिए बन रहे हैं, जूट के रेशे बन रहे हैं। अब इससे देखिए कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? दरी बनाने में। ये देखो दरी है। ठीक, वो देखो लिखी हुई है दरी। अब तो थोड़ी थोड़ी दरी कम हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा बन गई हैं। अगर हम अब से 40 साल पहले की बात करते हैं, सब इसी दरी चलती थी। अगर हम मजबूती के रूप में कोई वजन उठाने के लिए अगर हम किसी रस्से की बात करते हैं, तो अगर आप रस्सा भी देखोगे तो सन का आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा? रस्सा एकदम मजबूत मिलेगा। मजबूत मिलेगा या नहीं? बाज़ार से चले जाइए, बहुत महंगा भी मिलेगा, बहुत मजबूत होता है, काफ़ी समय तक चलता है। उसके अलावा सभी ने बोरी देखी होंगी, जितने भी आपके घर में बोरियां हैं, उन बोरियों को गेहूं भर देते हैं, सरसों भर देते हैं, और भी बहुत सारा सामान रख लेते हैं पैकिंग। तो ये सब बोरी कहाँ से हैं? आपकी इस सन से प्राप्त हो। तो ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है? ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है? ये सारी चीज़ हमें मिल रही है पौधों से। ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है? पौधों से। तो इसका मतलब क्या है कि पौधे हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। ठीक, अब इसी प्रकार से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में थोड़ा देखते हैं। जो हम जंतुओं के बारे में बताया था, तो उन जंतुओं के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। पौधे के साथ साथ हमारी बुक्स ने जंतुओं का जिक्र किया है। तो ऐसे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम जंतु रेशा कहते हैं या जातव रेशे कहते हैं। समझ में आई नहीं बात? तो देखिए एक तुम्हें गौर से देखिए, यहाँ पर आपको एक बकरी दिख रही है। इस बकरी का नाम है अंगोरा। इसके बाल देखिए, इसके शरीर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल हैं। इसके बाल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दूसरे चित्र में देखिए एक बकरी और दिख रही है। इसके भी देखिए बहुत घने बाल हैं। ये बाल हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा लाभदायक।
तीसरे चित्र में आप यहाँ पर गौर से देखिए, एक चित्र दिख रहा है जिसका नाम लिखा हुआ है याक। इसकी शक्ल बैल जैसी है, लेकिन इसके शरीर पर बाल कितने हैं? पहली बात, इसके बाल बहुत मजबूत हैं। दूसरी बात, बहुत घने। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा मात्रा में लें। चौथी बात, यह बाल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? लाभदायक। ये जानवर हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, फ़ायदेमंद, अच्छा है। तो इसका मतलब अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में पालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पालेंगे, तो हमें उतने ही अधिक क्या मिलेंगे? इससे बाल। जिसे हम बाज़ार में बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसकी जगह पर पैसा मिलेगा कि नहीं? अब अगले चित्र में यहाँ पर देखिए, आपको एक ऊंट दिख रहा है। ऊंट को गौर से देखिए तो उसके शरीर पर बाल हैं। वो बाल हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, काम के। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है? बहुत ही काम का। अगले चित्र में देखिए, एक और आपको जीव जंतु दिख रहा है जिसका नाम है अल्पैका। इसका नाम है अल्पैका। इसके बाल देखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल हैं, बहुत घने बाल हैं। अगर हम इसके बालों को उतार लेंगे तो ये बाल हमें बहुत पैसे देंगे। ये बाल हमारे लिए बहुत काम के, इससे हमें ऊन मिलेगी, ऊन अच्छी प्राप्त होगी। अगले चित्र में आपको एक और दे रखा है जिसका नाम है लामा। ये आपकी किताब में भी दे रखा होगा चित्र, थोड़ा यहाँ पर अच्छा मैंने लगा दिया है। तो लामा दिख रहा है आपको? इसके बाल देखो थोड़ा गौर से, देखिए इसके बालों को, देखिए इनके बालों को देखिए, दिख रहे हैं आपको बाल? इनके बाल हमारे लिए काम के। आखिर में ये देखिए, वो जीव जंतु हैं जिनके बाल हमारे काम के आ रहे हैं, और इन बालों से हमें देखिए क्या मिल रहा है? इनके जो बाल हैं, उन बालों से हमें क्या मिल रहा है? एक तो देखिए हमने ऊनी सूटर बना लिया, ये देखिए हमें ऊन मिल गई। यानी कि इनके बालों से हमें हमेशा क्या प्राप्त होगी? ऊन। ये जानवर हैं। तो इन सारे जानवरों को अगर हम गौर से देखेंगे, इसके अध्ययन को करेंगे, तो हम ये बात समझ गए कि हमें वो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जो हमारे लिए लाभदायक हैं, उन्हें ज़्यादा मात्रा में पालो, तो उससे क्या होगा? हमारा व्यापार बढ़ेगा, और जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए संसाधन हमें काफ़ी मिलने लगेंगे। तो अभी और आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार से अगली एक और हम जंतु का जिक्र किया है हमारी किताब के अंदर। उस जंतु के जिक्र को हम गौर से देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसके अलावा एक और देखिए जंतु है यहाँ पर, रेशम कीट। उसमें रेशम कीट का नाम लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था? रेशम कीट। तो रेशम कीट कहाँ पर प्रयोग होता है? जब बाज़ार में तुम जाओगे दुकान पर, तो वहाँ पर जाके कहोगे कि हमें तो रेशमी कपड़ा चाहिए। तो रेशमी कपड़ा तो तुम्हें चाहिए, लेकिन रेशमी कपड़ा बहुत महंगा आ रहा है। लेकिन वो रेशमी कपड़ा मिल कहाँ से रहा है? वो हमें यहाँ से मिल रहा है। ये देखिए, वो है तुम्हारा छोटा सा जंतु, एक छोटा सा कीट, जिसे हम कीड़ा बोलते हैं। कीट का मतलब कीड़ा, ठीक। एक बहुत छोटा सा कीड़ा है जो शहतूत की पत्तियों पर रहता है। उसके अलावा कुछ और होते हैं, वो अरंड का पेड़ होता है, जिसे अरंड का पेड़ बोलते हैं, अंडी वाला होता है ना पेड़, उसकी पत्तियों पर रहता है। उसके अलावा और भी हैं, उनके पेड़ों के ऊपर रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर रेशम के बात कर रहे हैं जो शहतूत के ऊपर रहता है। ये देखिए, इसका देखो कितना पालन पोषण किया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए पत्तियों के ऊपर रह रहे हैं, गुजारे कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पाले जा रहे हैं फॉर्म में, ये देखिए पाले जा रहे हैं फॉर्म में। तो रेशम के कीट से मुझे यहाँ पर क्या मिला? रेशमी कपड़ा मिला। ये मुझे यहाँ पर क्या मिला? रेशमी कपड़ा। ये देखिए रेशमी कपड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशमी कपड़ा हम बहुत महंगा महंगा पहनते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? एक रेशम के कीट से। और वो रेशम का कीट क्या है? वो एक जंतु है, ऐसा जंतु जिससे हमें रेशे मिलते हैं। तो ये सब क्या हुआ है? एक जंतु रेशे। तो ये सब क्या है आपके? एक जंतु
रेशे जहाँ से हमें मिले, तब ये क्या है, जंतु रेशे हैं सब, ये सब क्या है हमारे जंतु रेशे। ठीक, उसी प्रकार से देखिए अब हम थोड़ा अपने चीज़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपनी किताब को थोड़ा और आगे हम देखते हैं। शांत हो जाएं सभी बच्चे। अब ऊन प्रदान करने वाले जंतु के बारे में बात करते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु, सभी अपनी अपनी किताब में देख रहे हैं ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु हैं, मैंने अभी तुम्हें इससे पहले बहुत ढेर सारे चित्र दिखा दिए, अब तुम्हें बारी बारी से थोड़ा मैं और अधिक बताऊंगा मैं। अगर हम ऊन की बात कर रहे हैं तो सामान्यतः भेड़ की त्वचा के जो बाल होते हैं, जो भेड़ है, जो भेड़ का शरीर होता है, जैसे ये भेड़ है, ये आपको भेड़ दिख रही है, ये देखो भेड़ है, इसके शरीर से, इसकी त्वचा से, ठीक, उसके त्वचा से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ही ऊन कहा जाता है। ऊन किसे कहते हैं, तो भेड़ की जो त्वचा के जो बाल होते हैं बहुत मुलायम, ठीक, जो बहुत मुलायम बाल होते हैं, उन्हीं घने रेशों को हम ऊन कहते हैं। अब किसी भी भेड़ है, भेड़ के ऊपर जो बाल है, आप उससे डायरेक्ट कह दो ये तो ऊन है, ऊनी कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतु जैसे याक, अगर हम भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ के अलावा अगला जंतु हमारे पास क्या है, याक, ऊंट है, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग हम ऊन प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये तो हमें खूब अच्छी तरह पता है कि भेड़ के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। उसके अलावा हमारे पास देखिए याक है, ऊंट है, बकरी है, तो इन जंतुओं के बालों से भी तो हमें ऊन प्राप्त होती है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। इनके बाल हैं, इन बालों से बनने वाली जो ऊन है वही बाज़ार में जाके स्वेटर बनने के लिए उसी ऊन को हम लेकर के आते हैं कि हमें सर्दी आ गई है, बता दो ये भी शांत नहीं रहेगी बिल्कुल। जिन बास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, अब कोई भी ऐसी जगह हो सकती है, अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की बात करें, या चीन की बात करें, या तिब्बत की बात करें, वहाँ पर जो जंतु रहता है और उस जंतु के शरीर पर जितने ज़्यादा मात्रा में बाल होंगे तो वही बाल क्या होता है, हमारे लिए क्या है, वो ज़्यादा लाभदायक। ठीक, अलग अलग जगह पर रहते हैं, वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त कर लेंगे। जिसके बहुत घने बाल होंगे उन्हीं से हम ऊन ले लेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो हमारा भारत है, उस भारत के